हेलो बच्चों, तो क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बच्चों 80 से लेके 130 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और पहला पार्ट में बच्चों 1 से लेके 80 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। ठीक है, पहला पार्ट में 1 से 80 तक और 80 से 130 तक दूसरा पार्ट में। ठीक है, तीसरा पार्ट में आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों 131 से लेके 210 तक। आज हम लोग 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच जाएगा बच्चों वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, हमने बताया था कि इसमें आप लोग को 280 प्लस MCQs करवाया जाएगा, तो जो क्वेश्चन बच जाएगा वो आप लोग को अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग का जो एग्ज़ाम है बच्चों 2023 में, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास 9th में हो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, जो सीरीज़ बाय सीरीज़ देख रहा है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, जो इस वीडियो में फर्स्ट बार आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये 280 प्लस MCQs जो है आप लोग का 2023 वाले एग्ज़ाम के लिए करवाया जा रहा है। आप लोग का रूटीन भी आ चुका है बच्चों। ठीक है, 11 अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, 8 वाले का, और वहीं आप लोग का 8 बोलते हैं, 9th वाले को 11 अप्रैल से है और 8 वाले का 13 अप्रैल से है। ठीक है, तो याद रखना। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन हम लोग को करना है बच्चों। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1-2 करके करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जर्मन संसद को क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, उसी तरीके से जर्मन संसद को क्या बोला जाता है? ठीक है, कांग्रेस राइखस्टाग संसद नेशनल असेंबली। ठीक है, तो जर्मन संसद को बच्चों राइखस्टाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राइखस्टाग कहा जाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खेत को मिला करके और एक समूह में खेती किया जाता, मतलब एक बड़ा खेत बना करके खेती किया जाता था, उसको क्या कहते थे बच्चों? क्या कहते हैं उसको? कम्यून, बाड़ाबंदी, बेटो, यूटोपिया। ठीक है, तो जब बहुत सारे खेतों को मिलाकर एक सामूहिक खेती किया जाता था बच्चों, तो उसको हम लोग कम्यून कहते थे। क्या कहते थे? कम्यून। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, तो फ्रांस में लड़ाई कब हुआ था बच्चों? 1675 में, 4 अगस्त 1905 में, 14 जुलाई 1789, 15 जुलाई 1791। तो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था बच्चों ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है? लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का। लुई जार कोई नहीं। ठीक है, तो लुई 16वां जो था वो किसका था? बुर्बो वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में लुई भी करके टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वंश पूछ रहा है, तो कौन सा वंश? बुर्बो वंश के थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था बच्चों ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1918, 1921, 1922, 1950। ठीक है, देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 1920 को हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका देखिए उसके नज़दीक में आप देख सकते हैं, तो 1921 आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा 1920। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? ठीक है, तो 1000 से 1200, 1200 से 1600, 1760 से 2000, फिर 2000 से 2500, तो 1760 से 2000 लगभग। ठीक है, लगभग 1760 से 2000 पटरी की स्लीपर की आवश्यकता होती है एक मील लंबी रेल की पटरी के तैयार करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हमने करा रखा है बच्चों। ठीक है, लानिंद, चेना, मिल्पा, पेंदा। ठीक है, तो मध्य अमेरिका में झूम की खेती को मिल्पा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मिल्पा बोला जाता था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1 सितंबर 1918, 9 नवंबर 1918, 20 अगस्त 1918, 30 अक्टूबर 1918। ठीक है,
तो वाइमर गणराज्य के जो स्थापना हुआ बच्चों वो 9 नवंबर 1918 को, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, सबसे अच्छा जंगल को क्या कब बोला जाता है, मतलब कि जो सबसे अच्छा जंगल हो जहाँ पे ना चारागाह के लिए मतलब कि कोई जानवर को चराया नहीं जाता, ना जंगल से कुछ काटा जाता है लकड़ी वगैरह, तो सबसे अच्छा जंगल है वो। और सबसे अच्छे जंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग तो वो आरक्षित वन कहलाता है। क्या कहलाता है, आरक्षित वन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सुरक्षित करके आ जाते हैं लेकिन वो सुरक्षित नहीं, ठीक है, उसमें आरक्षित होगा। ठीक है, सबसे अच्छे जंगल यही होते हैं चूँकि इसमें चराने का परमिशन नहीं होता है ना, और ना लकड़ी काटने का, तो ये सब आरक्षित वन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। 11 नंबर सवाल। ठीक है, इससे पहले बता दो बच्चों कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अभी जस्ट कर दीजिए, अगर आप भूल रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को यह सवाल पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है बच्चों। ठीक है, 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, बच्चे से ही ये क्वेश्चन को रटवा दिया था पहले, है ना तो याद अब तो होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर पे है ना। चलो 12 नंबर सवाल देखो बच्चों। 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है, लगभग बता रहा है। ठीक है, तो मानसून, ठीक है, वर्षा ऋतु कब आता है हमारा भारत में, कब से स्टार्ट हो जाता है बारिश, मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में। तो भारत में जो मानसून का आगमन जो होता है बच्चों वो जून के प्रारंभ में होता है, जून के स्टार्टिंग में होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ताप्ती। क्या हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, ये नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, ताप्ती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है। ठीक है, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। ठीक है, तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है जो बच्चों वो है आपका कन्नड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका और राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो बार बार सवाल ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा कहाँ होता है, चेरापूंजी में, कोहिमा में, मासिनराम में, चिलचर में, है ना, देखिए थोड़ा सा मिस होता है बोलने में, चिलसर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बच्चों, मासिनराम में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मासिनराम कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। ठीक है, तो 5 वर्षों पर, 7 वर्षों पर, 10 वर्षों पर, प्रत्येक 20 वर्षों पर। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना किए जाते हैं बच्चों, जिस तरीके से 2001 में हुआ था पहले जनगणना, फिर 2011 में, फिर 2021 में, इस तरीके से मतलब कि हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। दो नदियों के बीच के भाग को क्या बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भावर, ताल, जल्ला, दोबाब। ठीक है, तो दो नदियों के बीच के भाग को दोबाब बोला जाता था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक नदी है और दूसरा नदी इधर से गया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है। ठीक है, तो कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, तो भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी, दो दो बेटा, गुरु शिखर, अमरकंटक। ठीक है, तो नीलगिरी का जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो है आपका डोडो बेटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं डोडो बेटा लिखता है, कहीं दो दो बेटा। ठीक है, तो आपको तो दो दो बेटा को ही करना है ना। चलो 20 नंबर सवाल देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो भारत में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत में जब पूछेगा भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी तो वो आप गंगा करना।
ठीक है, इसका राइट हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी का सबसे बड़ी अपवादरोनी है, लेकिन भारत में बच्चों, ठीक है। अगर विश्व में बोल दिया तो वो आपको अमेजन करना है। क्या करना है? अगर विश्व में बोल दिया तो अमेजन करना है, याद रखना, ठीक है। तो भारत में बोला तो गंगा नदी करके आप आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल में। संसद के कितने सदन हैं? ठीक है, तो संसद के जो बच्चों सदन है वो 2 सदन हैं, ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 272, 299, 282, 295, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 299, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो जब भारतीय संविधान सभा लिखने वाली जो सभा में थे कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर सवाल में। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, तो 1968 में, 1959 में, 1969 में, है ना, 69 है ये, 69, 1979 में और 1978 में, ठीक है। तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का जो गठित किया बच्चों, ये आपका किया 1979 में, ठीक है, 1979 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 1979, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को, एक आम आदमी को कितना मौलिक अधिकार दिए गए बच्चों? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहले 7 दिया गया था, ठीक है, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था ना, उस चीज़ को हटा दिया गया। बाकी अभी 6 बचा हुआ है और 6 मौलिक अधिकार सभी प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है। जितने भारत के नागरिक हैं ये 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अगर ये 6 मौलिक अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है बच्चों? देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है ना, पहले के हिसाब से दिया हुआ है, जो चारों डेटा है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है बच्चों? तो ये 47, ठीक है, जो कि पहले कितना था? 41 था, लेकिन अब कितना है? 47, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो अभी के वर्तमान समय में तो 47। आपका जो प्रश्न आएगा वो आपका 47 ही आपका ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और अगर पूछा अनुसूचित सिर्फ जाति पूछा, अभी जनजाति ना हम बताएं, अनुसूचित जाति पूछा तो आप वहाँ पे करना 84, जो कि पहले था बच्चों 79, लेकिन अब हो गया 84, ठीक है। तो एक बार मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजाति पूछा, क्या पूछा? जनजाति पूछा बच्चों, तो आप यहाँ पे था, पहले जो था बच्चों ये 41 था, अब हो गया 47, ठीक है। तो आप अभी वाला डेटा याद रखना, ठीक है। और देखो अगर अनुसूचित जाति पूछा, क्या पूछा? अनुसूचित जाति, तो पहले था बच्चों 79, लेकिन अब हो गया 84। लेकिन आपको जो डेटा याद रखना है बच्चों वो आपका नया वाला डेटा याद रखना है, ठीक है, 47 और 84, ठीक है। तो जाति और जनजाति में लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। भारतीय संसद के अंग नहीं हैं, ठीक है। तो भारतीय संसद के जो अंग नहीं है, कौन नहीं है बच्चों? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संसद के जो अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अंग नहीं है। बाकी ये जो 3 नज़र आ रहा है ये आपका भारतीय संसद के अंग हैं, ठीक है। भारतीय संसद के जो कितने अंग है बच्चों? तो 3 अंग है। कितने अंग? 3 अंग, और तीनों का नाम दिया हुआ, पहला राष्ट्रपति है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पलट सकता है कि भारतीय संसद के कितने अंग है, 1 2 3 4, तो आप वहाँ पे 3 करना। सदन पूछा कितने, संसद के कितने सदन है, तो वहाँ पे आप 2 करना। लेकिन अंग पूछा बच्चों, अंग तो 3 करना, ठीक है। देखो इसी छोटी छोटी चीज़ में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए थोड़ा, ठीक है। स्कूल ग्रुप, फ्रेंड्स, रिलेटिव सारे को सारे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? सामान जारी करना, घटना स्थल पर आसानी से अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? तो आरोपी को सजा देना, जो आरोपी है उसको सजा देना मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर सवाल में। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? ठीक है, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। तो पालमपुर का जो सिंचाई का जो स्रोत था बच्चों, खेती करने का, सिंचाई करने का जो स्रोत था वो नलकूप था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? देखो यहाँ पे आपका सवाल बहुत सारे मैच करेंगे, ठीक है, पहले भी करा चुके हैं सब। ठीक है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या, व्यक्ति, समूह, परिवार। मानव संसाधन जो होता है बच्चों वो आपका जनसंख्या को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान इनमें से सभी अधिकार देता है बच्चों। काम का अधिकार भी देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार भी देता है, अपनी संस्कृति का रक्षा भी करो, आप अपने कल्चर की रक्षा करो, और निजता का अधिकार। ठीक है, मतलब चारों अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सभी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर इस तरीके से एग्जाम में आ जाएगा तो हम कौन सा टिक करेंगे? देखो बच्चों, इस तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है आपका, वहाँ ऑप्शन एक ना एक ज़रूर सभी रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। चलो 32 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी संसद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा नंबर। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति चुना जाए, ठीक है, तो आप कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? मतलब भूखमरी मतलब भूख से जो मर रहा है, आश्रय यानी बच्चों जिसके पास रहने का कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है? किसी जो भूख से मर रहा है और किसी को रहने का कोई जगह नहीं है, तो उस क्या दर्शाता है? असुरक्षा, निर्धनता, अपवर्जन, आतंकवाद। तो निर्धन बच्चों, जो गरीब है उसी के पास तो वो भूखमरी होता है, उसी के साथ तो भूखमरी होता है, वही तो भूख से मरता है। और आश्रय नहीं होता है बच्चों, उसके पास घर नहीं होता है, आवास नहीं होता है रहने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखो। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो औजार हो गया जैसे, ठीक है, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये सब को क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन, उत्पादक, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी। तो इसको हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं बच्चों। ये क्या है? अस्थाई पूंजी। ये फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल। चूँकि ये जो है ना 1 वर्षों से अधिक वर्षों तक चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि हम लोग हर 2-2 महीना मशीन को चेंज कर दे, हर 2-2 महीना में भवन को चेंज कर दे रहे, हर 2-2 महीना में अपना औजार जो है उसको चेंज कर देते हैं। ये नहीं है, ये क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, अस्थाई पूंजी है। ठीक है, अस्थाई है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर क्वेश्चन पूछ देता कैश, जैसे कि ये पैसा, रुपया, ये सब अगर रहता तो ये अस्थाई पूंजी होता है ना, चूँकि वो क्या है कि वो चेंज होते रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल में। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? ठीक है, तो गज, पैमाना, एकड़, हेक्टेयर। ठीक है, तो भूमि मापने का मानक इकाई जो है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का गज। ठीक है, क्या हो जाएगा? गज। हेक्टेयर भी होता है बच्चों, ठीक है, गज और हेक्टेयर दोनों हैं, लेकिन उत्तरी भारत में गज ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गज करके आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? ठीक है, 20%, 21.9%, 22.2%, 23%। ठीक है, तो भारत में 2011 और 12 के निर्धनता रेखा के नीचे कितने निर्धन का अनुपात था बच्चों? तो 21.9%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे सवाल करना है बच्चों। ठीक है, 80 सवाल हम बोले। ठीक है, अभी हम लोग 37 तक ही गए हैं। ठीक है, चलो। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? ठीक है, तो भूमि के पश्चात अगर हमारे पास भूमि है, ठीक है, मान लो कि ज़मीन है, ठीक है, उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है?
तो पहला तो आपका पूंजी तो लगेगा सबसे पहली बात, लेकिन दूसरा जो है ना ये आपका श्रम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, श्रम, लेबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला आवश्यक कारक पूछता तो आप पूंजी करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? ठीक है, हथियार, पूंजी, खाद्यान्न, आवास। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खाद्यान्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या है बच्चों? ज्ञापन, रीट, किट, एमनेस्टी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार, उच्च न्यायालय है ना, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश होता है, उसको हम लोग रिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं बच्चों। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा? ठीक है, तो ये 1928 में लिखे थे बच्चों पहला, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया था बच्चों आप लोग का 1 से 40, यानी कि 131 से 131 से कितना हो जाएगा बच्चों? 131 से 170, 170 है ना, इतना हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 171 से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। हाँ, अब देखिए यहाँ से आप लोग का आ गया, ठीक है, नंबरिंग। तो 171 से अब हम लोग 210 तक देखेंगे। ठीक है, हमने आप पहले बता दिया था कि आज हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा वो अगले वीडियो में आप लोग को होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों, ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो 171 सवाल। और आप लोग को बता दो बच्चों कि आप लोग का लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी लिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, लाइव क्लास लिया जाएगा, आप लोग को कमेंट में उत्तर बताना है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं हम लोग। 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ठीक है, वाटरलू, न्यू ऑरलिंस, वेरडून, हॉर्स सू बेंड। ठीक है, तो 1915 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई बच्चों? तो ये वाटरलू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 172 सवाल देखते हैं हम लोग। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में कितने वर्गों में विभक्त था बच्चों? तो 3 वर्गों में। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में था। ठीक है, 3 स्टेट में था, जो कि आपका पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वकील वर्ग था। 3 वर्ग था बच्चों। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभक्त था। ठीक है, तो हमने बता दिया पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और वकील वर्ग 3 था। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 173 में चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो चर्च के कोई विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति एक समूह बनाते थे और उस समूह को क्या बोला जाता है? सामंत वर्ग, सरहारा वर्ग, पादरी वर्ग, जदीदी वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा बच्चों, पादरी वर्ग। ठीक है, चर्च के विशेष कार्य के लिए व्यक्तियों एक समूह बनाते थे और वो जो समूह था वो पादरी वर्ग का था। ठीक है, चलो 174 नंबर सवाल देखते हैं। 174 फ्रांस का संविधान कब बना? ठीक है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1971, 1981, 1991, 1801। फ्रांस का जो संविधान बना बच्चों वो आपका 1791 में। ठीक है, 1771, 1781, 1791, 1801। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 175 सवाल में 175 फ्रांस में एक 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो 1793 और 1794 के मध्य काल को किस नाम से जानते हैं? आतंक राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज, तानाशाही राज। ठीक है, तो 1793 और 1794 के मध्य जो काल था बच्चों, वो समय था, उस समय को आतंक का राज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आतंक का राज। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 176 सवाल में 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस पहला, जार निकोलस दूसरा, जार निकोलस तीसरा, जार निकोलस चौथा। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 1917 से पूर्व, 1917 से पहले रूस पर जो शासन था बच्चों वो जार निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रूसी संसद का क्या नाम था। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े थे बच्चों, ठीक है, जर्मन संसद को क्या बोला जाता था। ठीक है, और उससे पहले भी आप लोग अमेरिका की संसद का नाम भी बता दिए थे। ठीक है, तो अब को बताना है कि रूसी संसद का क्या नाम था। ठीक है, तो रूसी संसद का जो नाम था बच्चों वो आपका था ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। याद रखना, रूसी संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। और बता दो बच्चों कि भारत का जो संसद है वो उसको संसद ही बोला जाता है, और अगर इंग्लिश में बोले तो उसको पार्लियामेंट बोलते हैं भारत में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका में संसद को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आप कहीं भी सर्च कर लो, कहीं से पूछ लो, और वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 178 सवाल में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था बच्चों? लेनिन, केरेंसी, जार निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता थे बच्चों, ये इसका नाम था वो लेनिन था। ठीक है, पहले भी करा चुके हैं बच्चों इस प्रश्न को। चलो 179, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। ठीक है, तो रूसी क्रांतियों के जो मुख्य उद्देश्य थे बच्चों ये सभी थे। ठीक है, उपयुक्त सभी चारों थे बच्चों। ठीक है, ये सभी उद्देश्य थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? ठीक है, 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905, 20 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार जो है बच्चों वो किस दिन जाना जाता है? तो 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है। ठीक है, चलो 181 सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.2%, 2.4%, 2.2%, 1.7। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल का, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे वो आपको कमेंट करके बताना है। ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, कितने स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जो भी है बताना है आपको। चलो आगे देखते हैं हम लोग। भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 82.5 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? पता है बच्चों आप लोग को कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं होकर गुजरता है। ठीक है, तो उड़ीसा जो है बच्चों इससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। बाकी गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, सभी से कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है, आपका रांची से भी, ठीक है, झारखंड तो बोल दिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से रांची, झारखंड में रांची से होकर गुजरता है, बाकी सभी जगहों से गुजरता है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट लगता है बच्चों कि हम कमेंट करें 8 राज्यों का नाम लिखे तो ज़रूर करना। ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों, कमेंट ज़रूर करना, जितना से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं आप बच्चों। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ठीक है, तो हम लोग याद कर चुके हैं बच्चों बचपन से कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो फटाक से जवाब आता था माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये नहीं पता होता था कि ये कौन सा देश में है। तो याद रखना बच्चों कि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में बच्चों। इसकी जो ऊंचाई है 8,848। बचपन में हम लोग रटे थे इस चीज़ को, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। ठीक है, द्वीप कहते हैं, तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन बताए हैं बच्चों आप लोग को पहले भी, कि एक स्थल है और 3 साइड से क्या है? समुद्र है, मान लो। ठीक है, 3 साइड से क्या है? समुद्र है बच्चों। ठीक है, और एक साइड कोई स्थल और कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, तो जो स्थल में 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है बच्चों, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, और
और जो स्थल बच्चों चारों साइड समुद्र ही समुद्र है, बीच में सिर्फ स्थल है, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ को याद रखना। प्रायद्वीप जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, और जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। चलो 186 सवाल देखते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों में किस नाम से जाना जाता है? भापर, भांगर, खादर, तराई। ठीक है, तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों के किस नाम से जाना जाता है? तो खादर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी किस नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल अभी ऊपर में हम लोग कर दिए बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। खा नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, ठीक है, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हो बच्चों? तो उपरोक्त सभी से, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप। ठीक है, तो तीनों दो ऑप्शन सही है बच्चों, इसका उपयोग सभी हो जाएगा। कहीं कहीं आपका ऑप्शन जो है लक्षद्वीप रहता है, लेकिन ये सभी है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 189 नंबर सवाल। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? ठीक है, ऊपर में बताया बच्चों, जिस समय हम भारत का अपवाह द्रोणी के बारे में बता रहे थे, उस समय हम विश्व के भी अपवाह द्रोणी का नाम हम बताए थे। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सा है बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट करना है मेरे बच्चों। ठीक है, अभी जस्ट आप नीचे से कमेंट कर दो कौन सा होगा, चारों में ऑप्शन होगा। और भारत का तो हमने बता दिया था कि गंगा है, लेकिन विश्व के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है, ये कमेंट करके बताना है। चलो आगे देखते हैं लोग 190 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। ठीक है, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बच्चों? तो ये नर्मदा नदी जो है ना, ये अरब सागर में गिरती है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से, जो आपका मध्य प्रदेश में बच्चों, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ जाके गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है, अरब सागर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से, और गिरता कहाँ है बच्चों? तो अरब सागर में गिरता है, नर्मदा नदी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ? पालमपुर, लमपुर लिख दिया यहाँ पे, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। इतना तो समझदार हो ही गए होगा आप लोग कि हम लोग सुधार के कुछ कुछ पढ़ लिया जाए, है ना। चलो 9th क्लास में हो ना जी, तो 9th क्लास में हो तो थोड़ा सुधार के नहीं पढ़ोगे? चलो पढ़ेंगे, क्यों नहीं सर, पढ़ेंगे। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत लोग जो है अपनी आजीविका के लिए, अपने जीने के लिए बच्चों कृषि पर, किसान पर आश्रित है? तो 75% बच्चों, लगभग 3 हिस्सा लोग कृषि पर आश्रित थे पालमपुर के गाँव के लोग। बाकी जो बच गया 25% वो गैर कृषि पर आश्रित थे बच्चों। ठीक है, चलो खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि क्या है बच्चों? ठीक है, 192 का सवाल है। जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल का जो अवधि है बच्चों, ये जून से अक्टूबर है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध तो हरित क्रांति का संबंध किससे था बच्चों? बताना है आपको। खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। पहले भी किया गया सवाल है बच्चों, खाद्यान्न के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ठीक है, औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मशीन। ठीक है, कार्यशील पूंजी बोला है बच्चों। ठीक है, अस्थाई पूंजी तो हमने पहले बता दिया कि 1 साल के बाद जो उसको चेंज किया जाता है वो अस्थाई पूंजी हो गया, लेकिन कार्यशील पूंजी जो आपका चेंज होते रहता है। ठीक है, और पहले भी बता चुके हैं। तो औजार तो अस्थाई पूंजी है, भवन भी अस्थाई पूंजी है, हम तुरंत नहीं चेंज करते, मशीन भी अस्थाई पूंजी है। लेकिन ये जो है ना, ये कार्यशील पूंजी बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, नगद पैसा और कच्चा माल ये चेंज होते रहता है 1 साल के अंदर में, कितना बार चेंज हो जाता है। तो गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे बच्चों, हर क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलो क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो कृषि में
तो ये तीनों चीज़ तो आ जा रहा है, खेती करना, सिंचाई करना, फसल का देखभाल करना, सब चीज़ आ जा रहा है। लेकिन खाद एवं बीज का जो बिक्री करना है बच्चों, ये जो है गैर कृषि है, ठीक है, ये कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घा, यहाँ तो गा लिख दिया है, घा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मतलब ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 196 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। जब मानव संसाधन को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी के निर्माण कहते हैं, ठीक है, ये लग रहा है तो सही है बच्चों। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति के प्रतिफल प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों, दोनों कथन सही है, ठीक है, क्या है, दोनों कथन सही है। एक मिनट सर, चलिए सर, तो अब इसमें यहाँ की पहला क्वेश्चन दोनों सही है, कैसे, देखो कि मानव संसाधन शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है, तब तो मानव काम करेगा जी, है ना। जब वो शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब तो मानव काम करेगा। तो ये मानव संसाधन को कैसे विकसित करता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य देकर, ठीक है, इसलिए इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। और मानव पूंजी में निवेश, जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है मानव पूंजी में, वो भौतिक पूंजी के भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब कि अगर मानव पूंजी में आप मानव में अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो वो अगर उसमें आप खर्च कर रहे हैं तो वो भौतिक पूंजी के भांति आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। इसलिए लोगों पे लोग, एम्प्लॉय लोगों पर बहुत लोग खर्च करते हैं, है ना। जितने भी होते हैं एम्प्लॉयर सब, वो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, अपना मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक मानव होंगे नहीं, ठीक है, तब तक कोई काम होगा नहीं, कोई संभव हो ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 197 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। मतलब कि किस प्रकार की जनसंख्या, कैसी जनसंख्या जो भारत में रहे, जो परिसंपत्ति है, यानी वो संपत्ति का काम कर रहा है। जो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो वैसा जनसंख्या बच्चों जो शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो, वो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए क्या है, परिसंपत्ति का काम कर रहा है, वो संपत्ति है एक तरह से, ठीक है। बाकी अगर वो शिक्षित ना हो, अशिक्षित हो, अस्वस्थ हो, तो वो हमारे कोई काम का है, सिर्फ क्या कर रहा है, वो भीड़ कर रहा है भारत में, है ना। मतलब कि ऐसा जनसंख्या जो शिक्षित भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए, वो हमारे लिए क्या है, परिसंपत्ति का काम है, ठीक है। वो परिसंपत्ति है, वो जनसंख्या है, ठीक है। बाकी लोग जो अशिक्षित है, अस्वस्थ है, वो तो भीड़ कर रहे हैं सिर्फ भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 198 नंबर सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है। जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो भारत में जो है बच्चों, बेरोजगारी कब बोला जाता है, बेरोजगारी का सही परिभाषित कौन सा है, ठीक है। तो जब मजदूर लोग अपने काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिलता, उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है कि जब इंसान जो है, जब मजदूर है, वो काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। और रोजगार मिल रहा है, थोड़ा कम मजदूरी मिल रहा है, और फिर भी काम नहीं कर रहे, तो उसको हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 199 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटोस्वीर या का खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, तो नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटोस्वीर यानी गा, और दोनों जो है बच्चों, दोनों कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 200 सवाल, ठीक है। चलो बहुत नज़दीक आ गए हम लोग 210 का, बहुत कम सवाल बचा हुआ है, अब टेंशन नहीं लेना है। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, जब किसी खास फसली मौसम में
ही रोजगार मिलता है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। मौसमी बेरोजगारी क्या है बच्चों? ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी आपका जो है जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है। ठीक है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है वो है आपका मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि अभी बरसात आ गया, ठीक है, बरसात आ गया तो धान वगैरह रोपना स्टार्ट, ठीक है, धान रोपाई स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है, धान रोपाई हुआ, उसके बाद फिर जब बारिश खत्म हुआ तो धान कटाई हुआ, उसके बाद फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, जब मौसम आया तो खेती हुआ, तब रोजगार मिला उसको, मौसम खत्म हुआ तो खत्म। ठीक है, तो खा नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 201 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। लोकतंत्र बच्चों, हमारा भारत कैसा है, लोकतंत्र देश है। ठीक है, और ये कैसा शासन है बच्चों, लोगों का शासन है। यहाँ पे क्या करता है, लोग शासन करते हैं, लोग शासन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, बाकी जो था राजतंत्र था इससे पहले, ठीक है, 1700 के आसपास, 1500 के आसपास, उस समय तो राजतंत्र था और उस समय राजा का शासन चलता था। लेकिन अभी क्या है, लोगों का शासन चल रहा है। ठीक है, लोगों अपनी इच्छा से अपने सरकार को चुनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 202 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट का एक मोल, कानून का राज, अधिकारों का आदर। ठीक है, तो कौन सा लोकतंत्र का विशेषता नहीं है? लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हम लोग जिसका चाहें उसको हम लोग सरकार बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, मतलब कि हाँ ये सही है, ये लोकतंत्र को विशेषता है एक तरह से। एक ही राजनीतिक दल का शासन, अब क्या कर रहा है कि एक ही राजनीतिक के दल हर साल हर वर्ष शासन कर रहा है, बार बार शासन कर रहा है, तो ये लोकतंत्र नहीं है बच्चों। ठीक है, ये लोकतंत्र नहीं, ये फिर राजतंत्र के अंदर हम लोग जा रहे हैं कि एक ही दल के लोग बार बार शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का विशेषता नहीं है, खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक व्यक्ति एक वोट का मोल, ये तो सही है कि अगर आप एक व्यक्ति हैं, आप अगर वोट देते हैं तो आप एक व्यक्ति का अधिकार हैं। ठीक है, एक वोट का अधिकार है आप। कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। ठीक है, तो ये तो है सब, लेकिन ये जो खा नंबर है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 203 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये तो सही बता रहा है। ठीक है, गलत हमको पूछ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 203 का, हाँ खा नंबर, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है बच्चों। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या छांटने के लिए बोल रहा है, गलत ही छांटने बोल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। क्या है इसको भी समझ लो थोड़ा। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें वंशानुगत, यानी कि बाप दादा बेटा उसका बन रहा है शासक, फिर उसका ये बन रहा है, मतलब इस तरीके से जो शासन चल रहा है, क्या ये लोकतंत्र का पहचान है? क्या ये लोकतंत्र कहता है कि वंशानुगत शासक चलाए इस तरीके से शासन, कि अगर पहले उसका दादा है तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस तरीके से तो नहीं ना है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या है, लोगों का शासन है। ठीक है, इसमें लोग सरकार को खुद चुनते हैं, तो ये गलत है बच्चों। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 204 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, देखो एक ही सवाल को कितना बार घुमाया है और इसी चीज़ में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, इतना हिंदी शुद्ध नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा तो समझना होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी से पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो हिंदी समझना होगा। चलिए, तो क्या है, हाँ, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये सही है बच्चों, ये लोकतंत्र के पक्ष में है। चलो, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर, या क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही स्वरूप है। ठीक है, ये भी सही है बच्चों आप लोग का। ठीक है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, बताओ, नहीं बढ़ाता। लोकतंत्र उस नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, लेकिन ये बोल रहा नहीं बढ़ाता है, तो ये गलत है बच्चों। और हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, तो ये पक्ष में नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? ठीक है, 1992 में, 1994, 1996, 1999 में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, ठीक है, वो सैनिक तख्ता पलट कब किए थे? तो 1999 में। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। तो दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ 1994 को हुआ था, याद रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगर आप लोग डेट याद रखना चाहते हो तो डेट भी याद रख लेना। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 बाबू। ठीक है, याद कर लो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, 207 नंबर। रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चीन। ठीक है, तो रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो दक्षिण अफ्रीका में बच्चों। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 324, 250, 299, 385। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो ये थी 299। ठीक है, पहले भी तो बताया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन होते रहता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख अधिकार, शासन प्रमुख नाम, विधायिका का अधिकार, देश का नाम। तो लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है बच्चों? तो शासन प्रमुख का नाम। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, लास्ट सवाल क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? ठीक है, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना पूरा काम कर लिया बच्चों? ठीक है, भारतीय संविधान कब बना, ये अगर रहा क्वेश्चन तो ये भी, इसका भी आंसर यही होगा, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा किया? 26 नवंबर 1949 को किया। अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है भारतीय संविधान कब बना, तो ये भी आंसर यही होगा। लेकिन अगर पूछा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, क्या पूछा बच्चों? लागू कब हुआ, तो आप वहां पे करना 26 जनवरी 1950। 1950। ठीक है, मात्र 2 मंथ बाद बच्चों, 2 मंथ बाद इसको लागू कर दिया। बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हो। ठीक है, वीडियो बच्चों यहीं तक था आज का। ठीक है, हम लोग आज 210 यानी कितना से क्वेश्चन किए? 131 से लेके 210 तक 80 क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट किए बच्चों। ठीक है, 80 क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बच्चों आप लोग को, जो 211 से लेके जो बच जाएगा 280 या 90 जितना होगा, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को अगले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिए। पार्ट 4 में आप लोग का पूरा सभी क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा बच्चों, ठीक है, एक बार देख लो सारा क्वेश्चन एक बार। ठीक है, कितना सवाल था? हम 290 या 280 कह रहे थे। देखिए 290 सवाल है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आप लोग को लाइव क्लासेस में नज़र आऊँगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा जब भी लाइव वीडियो आए या फिर हमारे वीडियो जो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं बच्चों, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में आप लोग को बहुत सारा नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी होता है वहीं पे हम डालते हैं टेलीग्राम में। तो दोनों से बहुत जल्द आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में या फिर लाइव वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।